नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम संविधान के टॉपिक के अंतर्गत अनुसूची का पार्ट 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंतर्गत अनुसूची का पार्ट 1 में हम 1 से 4 अनुसूची तक अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं 5वीं अनुसूची से और प्रयास रहेगा 5 से लेकर 12वीं तक अनुसूची आज के लेक्चर में समाप्त हो जाए। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किस बात का प्रावधान दिया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ये हेडलाइन है। 5वीं अनुसूची का जो मुख्य विषय क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है क्या चीज। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा घोषित क्षेत्र को ही अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति आदिवासी बहुल या सघन क्षेत्र, जहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है, सघनता अधिक है और दूसरे क्षेत्रों के तुलना में वह इलाका काफी पिछड़ा हो, तो ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश के आधार पर उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पावर है कि देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है और दूसरे क्षेत्रों की तुलना में, अपने पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में काफी पिछड़ा है, ऐसे क्षेत्र को भारत के महामहिम राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेंगे या करते हैं। दूसरी चीज है, यहां पर अनुसूचित क्षेत्र में राष्ट्रपति को तो पावर है ही, राष्ट्रपति के आदेश पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे ही, साथ साथ राज्यपाल के सलाह पर भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या राज्यपाल के सलाह पर उस क्षेत्र को निरस्त भी कर सकते हैं। तो राज्यपाल के सलाह पर भी अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा हो सकेगी। तो यह है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हमको प्रावधान आर्टिकल नंबर 244 के अंतर्गत मिलेगी। अब यहां पर राष्ट्रपति को क्या पावर है? तो राष्ट्रपति महोदय जो है इस क्षेत्र में एक जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो है इस क्षेत्र में एक जनजाति सलाहकार परिषद की गठन कर सकते हैं। दूसरा चीज है, राज्यपाल को पावर होता है, इस क्षेत्र के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनको पावर रहता है कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है, संसद या विधान मंडल के द्वारा बनाए गए कानून को इस क्षेत्र में लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये पावर है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र में एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर सकते हैं। दूसरा चीज है, राज्यपाल को क्या पावर है कि वो संसद और विधान मंडल के बनाए हुए कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में या तो लागू कर सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं या लागू नहीं कर सकते। यह पावर दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को। अब अनुसूचित क्षेत्र जो है का उद्देश्य क्या चीज है? तो अनुसूचित क्षेत्र जो है, जो 5वीं अनुसूची में वर्णन है, वह आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है, धार्मिक ग्रंथ के समान है।
पांचवी अनुसूची के तहत किए गए प्रावधान उन क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए धार्मिक ग्रंथ के समान है। क्यों? क्योंकि इस कानून के अंतर्गत आदिवासियों के हितों और सुरक्षा का प्रावधान हेतु कानून बने हैं। आदिवासियों के हितों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके पांचवी अनुसूची के तहत कानून प्रावधान दिए गए हैं ताकि उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। अब ऐसा करने के पीछे, पांचवी अनुसूची घोषित करने के पीछे क्या प्रावधान है? हमारे देश के बहुत सारे ऐसे इलाका है, जंगल इलाका जहां आदिवासियों की बहुल है, और पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी है जो समाज की मुख्य धारा से बहुत कमजोर है, उनकी स्थिति बहुत पिछड़ापन है। तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समानता देने के प्रयास से ही उन क्षेत्रों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और यही कहलाता है अनुसूचित क्षेत्र। और पांचवी अनुसूची के कानून में यही प्रयास हुआ है ताकि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पिछड़ापन है, उन क्षेत्रों को अन्य मैदानी इलाका के समान समानता का अवसर प्रदान किया जाए, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए। तो यह है पांचवी अनुसूची के प्रावधान। एक बार हम फिर से देखते हैं पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। यह अनुसूचित जातियों के लिए धार्मिक ग्रंथ के समान है। क्यों समान है धार्मिक ग्रंथ के अनुसार से? क्योंकि उनकी हितों और सुरक्षा का ध्यान में रख के ही इसके अंतर्गत कानूनों को प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति महोदय अपने आदेश के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कैसे क्षेत्र को घोषित करेंगे? जहां ऐसा क्षेत्र जो दुर्गम हो, पहाड़ी इलाका हो, जहां पर आदिवासियों की सघनता हो, मतलब भौगोलिक स्थिति, और दूसरा चीज है उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर की जो स्थिति है अपने पड़ोसी क्षेत्रों के तुलना में कमजोर हो, तो ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेंगे। या राज्यपाल के सलाह पर भी वो इन अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं। यह प्रावधान राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हुआ है। 244 आर्टिकल में इसके बारे में उपबंध दिए गए हैं। अब राष्ट्रपति महोदय को क्या शक्ति प्रदान किया गया है, इन क्षेत्रों के बारे में क्या और बातें हैं? तो इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति महोदय जो है एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर सकेंगे। किस चीज का गठन कर सकते हैं? जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर सकते हैं। राज्यपाल को क्या पावर है? तो राज्यपाल को पावर है कि इन क्षेत्रों में संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को या तो लागू कर सकते हैं या नहीं लागू कर सकते। यह है पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची में 4 प्रमुख राज्यों के बारे में उल्लेख नहीं है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लगभग पांचवी अनुसूची के तहत वर्तमान में 10 राज्य इनके क्षेत्र आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य के क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची लागू किया गया है। और आगे हम देखते हैं छठवीं अनुसूची। जो राज्य पांचवी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है उन्हें छठवीं अनुसूची के दायरे में लाया गया है। और स्पेशली इसमें 4 राज्यों का, कौन कौन सा? ATMMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और दूसरा एम से मेघालय। ATMM, ये 4 राज्यों के अनुसूचित तथा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के समान यहां भी प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है उनके लिए, और अनुसूचित
जनजाति का के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। लेकिन यहां पर अंतर क्या चीज है, इसमें 4 स्पेशली राज्यों का वर्णन है। कौन कौन से राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में दिया गया है। सूची से संबंधित प्रावधानों का उपबंध आर्टिकल 244(2) तथा आर्टिकल 275(1) में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 244(2) तथा आर्टिकल नंबर 275(1) किससे संबंधित है? 6वीं अनुसूची से संबंधित है। अब इन क्षेत्रों की विशेषता क्या है? तो इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद के गठन के प्रावधान है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग के गठन के प्रावधान दिए गए हैं 6वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत। 6वीं अनुसूची के जनजातियों को और अधिक सशक्त और उनकी हितों को सुरक्षा में ध्यान रख के 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, और जिसके तहत आर्टिकल नंबर 244 में परिवर्तन करते हुए का जोड़ा गया। 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन कब हुई? 1969 में। क्या प्रावधान हुआ? 244 आर्टिकल में ए जोड़ दिए गए। अब इस नए संविधान संशोधन से क्या परिवर्तन हुआ इन क्षेत्रों के जनजातियों के? तो संसद को पावर होगा कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को, कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर स्वायत्त राज्य घोषित कर सकते हैं। स्वायत्त राज्य बना सकते हैं, जिसके तहत विधान सभा या मंत्रिपरिषद के गठन के प्रावधान दिए गए हैं। तथा राज्यपाल को, दूसरा पावर, राज्यपाल इन क्षेत्रों में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का गठन कर सकेंगे। क्षेत्रीय परिषद। तो यह है 22वां संविधान संशोधन 1969 और इनके प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था दी गई। एक बार 6वीं अनुसूची को फिर से देखते हैं। 4 राज्य दिए गए हैं 6वीं अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए 6वीं अनुसूची में, जिसके संबंधित आर्टिकल है 244(2) और 275(1). क्या विशेषता है इन क्षेत्रों का? तो इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग के प्रावधान दिए गए हैं। और सशक्त, इन क्षेत्रों के जनजातियों को और सशक्त बनाने के लिए, इनसे अधिक और शक्ति प्रदान करने के लिए 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, और 244 आर्टिकल में ए जोड़ दिया गया, जिसके तहत संसद को पावर होगा कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर के स्वायत्त राज्य बना सकते हैं, जहां पर विधानसभा या मंत्री परिषद के गठन कर सकेंगे। उसी प्रकार से राज्यपाल को पावर दिया गया है कि इन क्षेत्रों में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। तो यह है 6वीं अनुसूची। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जो है 3 प्रकार से होगी, 3 विषय होंगे शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत। संघ सूची के विषय, दूसरा है
राज्य सूची के विषय तथा तीसरा है समवर्ती सूची के विषय। शुरू में जब मूल संविधान बना तो शक्तियों के विभाजन के तहत संघ सूची से संबंधित विषय 97 थे, अब इसे बढ़ा करके 100 कर दिए गए। उसी प्रकार से राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय शामिल थे और इनमें से 5 विषयों को समवर्ती सूची में लाया गया। अब राज्य सूची में कुल कितने विषय बचा? 61 विषय। शुरू में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 5 विषयों को राज्य सूची से ला करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तब विषयों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अब ये सूची तो हमको पता ही चल गया, पहले हम पढ़ चुके हैं कि संघ सूची में शामिल विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जैसे रक्षा है, विदेश है, मुद्रा है, जनगण, तो ऐसे विषय जो है संघ सूची की विषय है। राज्य सूची के विषय राज्य सरकार जिस पर कानून बना सकती है, जैसे भूमि से संबंधित प्रावधान है, मनोरंजन कर है, आबकारी टैक्स है, ये इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। समवर्ती सूची में जो रखे गए विषय के ऊपर जो केंद्र है और राज्य है दोनों कानून बना सकेंगे। तो समवर्ती सूची में कौन कौन किस प्रकार के विषय है? ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। संघ भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती। सूची के 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रावधानों के आधार पर हटाया गया और उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत लाए गए। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976। वो कौन कौन से विषय है जो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा संविधान संशोधन से के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976। और कौन कौन से 5 विषय है? तो पहला है न्याय प्रशासन। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्याय प्रशासन को छोड़ करके। दूसरा है शिक्षा। तीसरा विषय है जनसंख्या प्लस परिवार नियोजन। चौथा विषय है वन्य जीव, जीव जंतु पशु पक्षी के संरक्षण, पशु पक्षियों के संरक्षण। और 5वां विषय है बाट नाप तौल। बाट नाप तौल, ये 5 विषय है जिन्हें राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रावधानों के आधार पर। तो ये हो गई 7वीं अनुसूची। एक बार फिर से देखते हैं शक्तियों का विभाजन। इसके तहत पहले संघ सूची जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है, संघ बनाती है। पहले 97 विषय थे, अब विषयों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गए। राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान किसके हाथों में होती है? राज्य सरकार के हाथों में। पहले कितने विषय थी? 66, अब कितने हो गए? 61। 5 विषय हटा दिए गए। उसे कहां जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रावधानों के आधार। विषय कौन कौन से है? न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
कि न्याय प्रशासन को छोड़ दिया जाए। शिक्षा, जनसंख्या और परिवार नियोजन तीसरा पॉइंट। चौथा है वन्य जीव पशु पक्षियों के संरक्षण तथा पांचवा विषय है नाप तौल और बाट। ये हो गया 7वीं अनुसूची। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। किसके बारे में प्रावधान है? क्या उल्लेख है? राजभाषाओं। कितने राजभाषा है वर्तमान में? 22। जब मूल संविधान बना था, याद रखना है, मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। संविधान संशोधन करके बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 8 और जोड़ी गई। अब कितने हो गए? 22। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। अच्छे से याद रखना, वर्तमान में। समझ में आ रहा है? 22। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, यह प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में और सिंधी भाषा को जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़े गए। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुए और इसके माध्यम से 4 अन्य भाषा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 8वीं अनुसूची में जोड़े गए। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 22 राजभाषा वर्तमान में इसके अंतर्गत शामिल है। मूल संविधान बना था तो कुल 14 राजभाषा इसमें शामिल थी। संविधान संशोधन के माध्यम से 8 अन्य राज्य भाषा जोड़े गए। वर्तमान में 22 राजभाषा का उल्लेख है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़े गए। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 3 और भाषा को इसके अंतर्गत शामिल किए गए। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसके माध्यम से 4 और नए भाषा जोड़े गए, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो यह हुआ 8वीं अनुसूची। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। ये इंपॉर्टेंट है। जब मूल संविधान बना था 1950 में, जब लागू हुआ था, तो उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। उसके बाद जस्ट प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में। अब इसमें संबंधित विषय क्या क्या रखे गए? तो इसके अंतर्गत जो मुख्य विषय है वह भूमि सुधार से संबंधित विषय है। भूमि सुधार। जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के हाथों में देश का सत्ता थी, तो देश के अधिकांश भूमि पर जमींदारों का अधिकार था। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के तहत देश के अधिकांश काश्तकार जो जमीन था वो जमींदारों के हाथ में सौंपी गई थी, वही उनके स्थायी मालिक थे। देश आजाद हुआ तब भी यह स्थिति बनी हुई थी। जमींदारों के हाथों में जो बड़े बड़े चौधरी थे, लैंड होल्डर्स थे, वो सैकड़ों एकड़ कई गांवों के जमीन पर कब्जा करके बने हुए थे,
जिससे आम जो काश्तकार थे, मजदूर वर्ग थे, उनके हाथों में जमीन कम थी। ऐसे कंडीशन में भारत सरकार ने वित्त की समान वितरण या संपत्ति के समान वितरण को फॉलो करते हुए भूमि सुधार कानून लाया गया और जमींदारों की जमीन को कम करके किसान और मजदूरों को बांट दी गई। इसके लिए सशक्त कानून बनाया गया, सीलिंग व्यवस्था जिसको हम भूमि सुधार कहते हैं, और ऐसे प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और एक बात और कह दिया गया, प्रारंभिक दौर पर 9वीं अनुसूची में जोड़े गए विषय को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखी गई। बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो संपत्ति के जो अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, पहले संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था, जो आर्टिकल नंबर 31 तथा आर्टिकल 31 तथा आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत रखे गए थे। पहले ये मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार प्रदान की गई और 300 क में जोड़ दिया गया। ये प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। अब इससे फायदा यह हुआ कि 32 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित रिट दायर किए जाते हैं। अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना रहता तो सीलिंग व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचता। जमींदार लोग थे जिनकी सीलिंग हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच जाते, क्योंकि वो पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत थी। संपत्ति का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन सरकार ने धीरे से इन आर्टिकल को फंडामेंटल राइट से हटा करके मात्र कानूनी अधिकार के अंतर्गत ला दिया, ताकि आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जमींदारों के द्वारा रीट दायर ना हो, मौलिक अधिकार से संबंधित रीट दायर ना हो। यह प्रावधान बड़ा सफाई से की गई। तो यह है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में पहले यह कहा जाता था कि इनसे संबंधित कानून का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 24 अप्रैल 1973 को मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस वाद। इसके तहत स्पष्ट किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है, रिव्यू हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक। लेकिन मूल ढांचा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मूल ढांचा, यहां पर एक बात ध्यान देना, न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। बाद में वामन राव मामला आया, वामन राव 1981 में सुप्रीम कोर्ट में। इसके तहत स्पष्ट कर दिए गए 1973 से पहले जो विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई है उनका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, और 1973 के बाद जोड़ी गई विषयों का न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। तो वर्तमान में जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ी जाएगी, अब वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना। तो यह हो गई 9वीं अनुसूची। अब देखते हैं हम 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़े गया। 52 अमेंडमेंट्स 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में कौन से प्रावधान दिए गए हैं? दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब दल बदल कानून क्या है?
इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय देश जो है राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे थे। खरीद फरोख्त चल रही थी, सरकारें बदल रही थी, एक राजनीतिक दल के सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में आसानी से शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनकी सदस्यता पर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं आता था, कोई कोई कानूनी उसके ऊपर आफत नहीं आती थी। तो इसलिए संसद इस मामले को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा वाली बात थी। सरकारें अस्थिर हो रही थी, तो संसद ठोस कानून बनाया, दल बदल, 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल। अब यहां पर स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि एक राजनीतिक दल से जीते हुए उम्मीदवार आसानी से दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। सदस्यता संबंधित, जैसे लोकसभा से संबंधित प्रावधान हमको 102 के तहत, और विधानसभा के सदस्यों का दल बदल से संबंधित आर्टिकल 191(2) में दिया गया है। ये दल बदल से अयोग्यता वाले प्रावधान अनुच्छेद 102 लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य के लिए 192(2) के तहत। अब नए कानून के तहत अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है, और इनकी जो जांच है, अधिकार जो है किनके है? अगर संसद के सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष का अध्यक्ष हटाएंगे, और विधानसभा के सदस्य है तो विधानसभा अध्यक्ष को पावर दिया गया है कि वो उन्हें हटा सकेंगे। लेकिन यहां पर एक और बात है, इनको हटाए गए जो प्रावधान है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत है, इनका न्यायिक पूर्णावलोकन किए जा सकते हैं। इस बात को स्पष्ट याद रखना है, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आते हैं। कौन? विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रकार से अयोग्यता संबंधी निर्धारणाओं को पूरा करते हुए किसी सदस्य को हटा रहा है तो उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकते हैं दुर्भावनापूर्व उसे हटाया गया हो। विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष को किसी कानून के तहत हटा दिए अध्यक्ष के महोदय के द्वारा, तो उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के तहत अगर 2/3 सदस्य एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में अगर प्रवेश लेते हैं, उस कंडीशन में उनकी सदस्यता बनी रही। ये विशेष प्रावधान को, अगर कोई दल का सदस्य दूसरे दल में शामिल होना चाहता है तो कितने सदस्यों को जाना पड़ेगा? 2/3 सदस्यों को एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाना पड़ेगा। ये प्रावधान दिए गए हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गया भूमि सुधार, इसके अंतर्गत प्रमुख विषय है। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उन्हें कानूनी अधिकार दिए गए। अब केशवानंद भारती 1973 वाले मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत है 9वीं सूची के विषय मूल, जबकि मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़े गए दल बदल से संबंधित कानून है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, कोई भी सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाती है तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए 102 और विधानसभा के सदस्य के लिए 191(2) में प्रावधान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष उन्हें क्या कर सकेंगे? हटा सकेंगे। यह भी न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत है। अब आगे हम बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में। कौन सी विषय जोड़ा गया, किससे संबंधित? तो पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ
1992 में, और उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़े गए और पंचायतों को सशक्त बनाया गया। 29 विषय जोड़े दिए गए और 16 अनुच्छेद के माध्यम से पंचायतों को सशक्तिकरण किया गया। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था। कितने विषय है? 29 विषय है। अनुच्छेद कितने हैं? 16 है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर के उनकी शक्ति को बढ़ाया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ने के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ उसी वर्ष 1992 में। संबंधित किससे संबंधित विषय है? तो नगरीय निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? नगरीय निकाय से संबंधित है। अर्थात नगर क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए, जैसे ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था, तो नगरीय निकाय को और अधिक मजबूत करने के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 12वीं अनुसूची में इन्हें जोड़ा गया। नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई। इसके तहत कुल 18 विषय तथा 18 अनुच्छेद के माध्यम से प्रावधान दिए गए। कुल कितने विषय है? 18 विषय, 18 अनुच्छेद। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 29 विषय और 16 अनुच्छेद। तो ये हुआ 12 अनुसूची के प्रावधान, और इसे दोहरा कर अच्छे से पढ़िए, और बार बार दोहराने से विषय अच्छे से याद हो जाता है। और मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझाऊं और इससे संबंधित आप प्रश्न करें, और प्रश्न देखो आपको पूरा का पूरा हल हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।